सो गाइज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में और साथ ही साथ इसका एक फ्रेंड है उसके बारे में। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ये समझो। बेसिकली एक सेलर है, ठीक है, उसके पास सी नाम का बायर आया। सेलर का नाम है ए। ए के पास ए के दुकान में एक बायर आया जिसका नाम था सी। ए जो है सी को माल बेच दिया, गुड्स बेच दिया, लेकिन सी के चेहरे पे ना टेंशन दिख रहा था, पूरा टेंशन। क्यों? बिकॉज सी के पास पैसा नहीं था। तो ए बोला ठीक है, हम जो है बिल कौन बनाएगा, हमेशा बिल तो सेलर बनाता है। तो बोला एक काम कर, हम बिल बना के दे रहे हैं, उसको ना तुम साइन कर दे, ऐसे तुम करके सी लिख के साइन कर दे और वो बिल मेरे को वापस कर दे, ठीक है, हम इसको पेमेंट मानेंगे। सी खुश हो गया, बोला वाह ये क्या सिस्टम है। तो सेलर समझाए कि देख, एक ना बिल होता है, मान तुम मेरे से 10,000 का सामान खरीदा, तो यहां पर पहले तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर बिल के दूसरे साइड में तुम्हारा एड्रेस लिखेंगे। अगेन सिलेबस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये अमाउंट वहां पे लिखा जाएगा। फिर उस बिल में तुम इतना को देखो, यहाँ पे सी खुश हुआ था ना, सी खुश हुआ था, सी को लगा था अरे हम बेवकूफ बना देंगे। तो ए बोला नहीं, देखो 4 मंथ हम पहले तुमको बता देंगे कितना समय दे रहे हैं पैसा देने के लिए। तो तुमको हम समय बता दिए, उसके बाद जिस व्यक्ति को पैसा देना है वो बता देंगे। बात को समझो, सेलर क्या बोल रहा है यहाँ पे समझो। सेलर बोल रहा है ए सी सुन, सी भाई तुम खुश रहो, तुमको आज पैसा नहीं देना, तुम 4 महीना बाद 10,000 रुपया दे देना, लेकिन ये पैसा ना तुम मेरे को मत देना, मेरे को मत देना, तुम ये वाला पैसा बी को दे देना। मतलब कि जो बिल का ड्रॉवर है वो पैसा किसी और को देने बोल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। सी अगर चाहे तो ए को पैसा देगा, अगर ए बोलेगा मेरे को मत दो किसी और को दो, तो सी जो है डायरेक्टली उस बंदे को पैसा दे देगा करके। इस बात को समझो, ये जो थर्ड पार्टी है ना जिसको पैसा मिलता है वो पेई होता है। बेसिकली पेई का मतलब है द वन हु रिसीव्स मनी। क्या बोले? द वन हु रिसीव्स मनी, जिसे पैसा मिले वो पेई होता है। तो सी तो पैसा देने वाला बंदा है, सी कभी भी पेई नहीं हो सकता, वो तो पैसा देगा। पैसा किसको मिले? ऑप्शन वन, ए बोले मेरा अकाउंट में डाल दो हम लेंगे पैसा, तो ए को मिले। या फिर ए बोलेगा हमको नहीं देना है बी को दे देना, तो उस केस में पेई जो है वो बी हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। हाँ कभी कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थर्ड पार्टी का जन्म हो सकता है। तो हम लोग सीखे भैया कि जो बिल होता है वो एक सेलर यानी कि ड्रॉवर बना के देता है, उसमें वो अमाउंट लिख देता है, समय लिख देता है और किसको पैसा देना है वो लिख देता है। हो सकता है ये पैसा वो खुद ले, हो सकता है वो किसी और को लेने बोले, और लास्ट में वो अपना ऐसे करके साइन कर देता है। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये जो बिल है, ये बिल ए क्या करेगा, सी को देगा, उसमें सी का साइन होगा और सी वापस कर देगा। ये जो ए है ये क्या करेगा पता है? ए भाई अपना ये 4 महीना बाद जाएगा बैंक और बैंक से जाके ₹10,000 निकाल लेगा। कब? 4 महीना बाद। लेकिन अगर ए को बीच में पैसा का जरूरत पड़ा, वो जा सकता है, वो बीच में भी बैंक जा सकता है, लेकिन बैंक ना उसको पूरा 10,000 नहीं देगा, कुछ काट के देगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग, जो अकाउंट्स का सिलेबस है। अगेन वहां पे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन। तो ठीक है भैया, यहाँ पर आप हमको 3 आदमी का कहानी बताएं। पहला वह सेलर जो बिल बनाता है जिसे हम ड्रॉवर कहते हैं, दूसरा वो बंदा जो पेमेंट करेगा जिसका जिम्मेदारी है पैसा देने का जिसे हम ड्रॉई कहते हैं, और तीसरा वो पेई जिसको पैसा मिलता है। हो सकता है वो स्वयं सेलर हो या फिर कोई और थर्ड पार्टी हो। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्या ये जो बिल है ये ओरली बन सकता है? नहीं भैया, ये हमेशा रिटर्न में होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बात, यहाँ पे ना कोई वादा वादा नहीं हो रहा है। अगर तुम इससे पिछले वाला वीडियो देखा था, याद है प्रोमिसरी नोट था, वहां वादा हुआ था कि हम पैसा दे देंगे। यहाँ तो ए ऑर्डर कर रहा है कि ओए सी सुन, तुम मेरे को 4 महीना बाद पैसा दे देना। तो ये बिल जो होता है ना, इट इज एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, ये ऑर्डर किया जाता है। अच्छा, क्या ए कोई कंडीशन रखा सी के सामने, या सी कोई कंडीशन रखा? सी बोला कि अरे हम तुमको पैसा दे देंगे अगर आरसीबी जीतेगा तो? नहीं, ये सब कोई नाटक नहीं, कोई कंडीशन नहीं, एकदम डेफिनेट। क्या बोल रहे हैं हम? अनकंडीशनल है, एकदम डेफिनेट। 4 महीना बाद आएंगे सी, हमको तुम पैसा दे देना, हम तेरा बैंक में जाएंगे, तुम बैंक में पैसा डाल के रखना, पैसा निकाल देंगे। तो पहला ये लिखित में होता है।
दूसरा ये ऑर्डर होता है, और तीसरा ये अनकंडीशनल होता है। फिर सिग्नेचर तो करना ही है, अपन कहानी में सीखे थे कि सिग्नेचर करना है। ओके, यहाँ पे कितना रुपया देना है ना वो सर्टन होगा। ऐसे बोल सकता है क्या यहाँ पे ये 10,000 नहीं लिख के कि एक आईफोन के बराबर दाम दे देना, नहीं। रुपीज मस्ट बी सर्टेन, वो सर्टेन वहां पे पैसा होना चाहिए, रुपया होना चाहिए। नो आईफोन नो नथिंग। दो पॉइंट हो गया क्या क्या? आईफोन नहीं हो सकता, मनी ओनली होना चाहिए, और वो मनी भी सर्टेन होना चाहिए। और लास्ट में स्टैम्प, तो साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। ये सब कॉमन है रे, सब जगह सेम है। ठीक है, ओके। अपन अब मेन काम पर आते हैं। यहाँ पे बात को समझ। अपन तीन आदमी का कहानी देखे ना, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ये तीनों पार्टी जो है, ये जरूरी नहीं है अलग अलग हो। अरे यहाँ पर हम क्या बोले थे, वही बात बोल रहे हैं, ध्यान से देख। हम बोले थे ना कि जरूरी नहीं है सीन में बी हो ही हो सकता है ए खुद पैसा ले ले अपना जेब में, हो सकता है ए बोलेगा सी सुन ना पैसा बी को दे देना, कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दो पार्टी हो। ये कुछ नया नहीं था, नया जो आप बोलने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड। यानी कि अगर मेरे हाथ में बिल है, मेरे हाथ में बिल है, तो क्या हम जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं? नहीं। ठीक है, ऑन डिमांड पे टू द बियरर। बियरर, बियरर वर्ड है ना, वो कभी भी डिमांड में पैसा ले जा नहीं सकता। बियरर कौन होता है? धारक। धारक मतलब, अरे यहाँ पे भले ही ए के हाथ में वो बिल था, ए मानो वो बिल ना मेरे को दे दिया, ए बोला विनय भैया, विनय भैया हम आपसे पढ़ाई किए, लीजिए ट्यूशन फीस 10,000 रुपया। तो हम इसके धारक हो गए। मेरा नाम है क्या उस बिल में? नहीं, मेरा नाम नहीं है। नाम किसका था? नाम तो बी का था, लेकिन मेरे हाथ में। तो बियरर जो है ना, कभी भी डिमांड में जाके पैसा नहीं ले सकता। लेकिन अगर जिसका नाम है वो चाहे ना, वो चाहे तो डिमांड करके पैसा ले सकता है, वो जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है। बियरर 4 महीना वेट करके पैसा निकालेगा। सिंपल बात ये है। डिमांड पे पैसा कौन निकाल सकता है? बियरर निकाल सकता है क्या? नहीं। कौन निकाल सकता है? जिसका नाम रहेगा वो निकाल सकता है। ये सिंपल सा बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अपन भैया हम लोग अपना पूरा कहानी क्लियर हो गया। दो पार्टी होता है, हो सकता है तीन पार्टी हो। कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉमन है हर जगह। ठीक है, पांच तो यहां से हम लोग देख के कर लेंगे भैया। एक समय होता है, फिर पेई का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए पे करने का, रुपया जो है वो सर्टेन होना चाहिए कितना पे करना है, सिग्नेचर होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, मनी ओनली होना चाहिए। ये सब फालतू बात है, सब हम लोग याद कर लेंगे आराम से। मेन बात यहाँ पे आएगा जो तुम लोग को ध्यान देके रखना है, हो सकता है तुम लोग भूल जाएगा, और ये डेफिनेशन को रट्टा मारना है। डेफिनेशन किसका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो भैया डेफिनेशन तो स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, आप लास्ट में क्यों पढ़ाएं? ताकि तुम लोग सब कुछ याद कराएं। देखो, सबसे पहले ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। हाँ भैया, आप बोले थे कि आरसीबी जीत जाएगा उसके बाद पैसा दो, ऐसा कंडीशन नहीं रख सकते। दूसरा, इसमें साइन होता है बाय द मेकर, यानी कि सेलर, यानी कि ए। देखो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मिस्टर ए है, तो साइन होता है। उसके बाद तीसरा, किसी बंदे को पे करने बोला जाएगा। चौथा, कुछ रुपया पे करने बोला जाएगा। देखो बेटा, ये याद करने के लिए हिंदी में समझना होगा। ठीक है, ये समझना होगा कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें साइन है मेकर का, और बोला गया है कि कुछ पैसा देना है कुछ आदमी को। सर्टेन है दोनों, कितना रुपया देना है किस आदमी को वो लिख देगा। ठीक है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके हाथ में है उसको पे किया जा सकता है, या फिर अगर हम ऑर्डर कर दे कि इस मिस्टर एक्स को पे करो, तो उसको पे किया जा सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेड टू द ऑर्डर ऑफ प्लस टू द बियरर ऑल्सो। इट कैन बी पेड टू द ऑर्डर ऑफ या फिर टू द बियरर ऑल्सो। अरे बहुत सिंपल है रे, 5 पॉइंट है। ठीक है, सिंपल सा 5 पॉइंट है, अपन आराम से कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है भैया? पहला पॉइंट है अनकंडीशनल ऑर्डर। दूसरा पॉइंट क्या है भैया? साइन होना चाहिए। अरे किसका साइन होना चाहिए भैया? मेकर का। तीसरा पॉइंट क्या है भैया? तीसरा और चौथा एक ही सा बात बोल रहा है, सर्टन होना चाहिए। हम बोले क्या सर्टन होना चाहिए? वो पर्सन भी सर्टन होना चाहिए जिसको पैसा देना, और कितना देना वो अमाउंट भी सर्टन होना चाहिए। और पांचवा क्या है कि भैया पेमेंट जो है ना वो ऑर्डर के द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर बियरर वाला सिस्टम भी हो सकता है कि जिसके हाथ में उसको दे दो। यही 5 पॉइंट को मिला लो, डेफिनेशन बन गया। यही 5 पॉइंट रटने को है अपन को। ठीक है, हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बस। ठीक है, दैट्स इट। अब
प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, ये तुम लोग रटाए, अभी तुम लोग हम बिल्स का रटवाएं, पिछला क्लास में प्रॉमिसरी नोट का रटवाएं। इंपॉर्टेंट ये है ना, प्रॉमिसरी नोट में ये लाइन तुम लोग लिखना भूलेगा कि प्रॉमिसरी नोट इज नॉट अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। वो बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं हो सकता बेटा, एग्जाम में कभी भी प्रॉमिसरी नोट का क्वेश्चन आएगा, ये लाइन का हवाबाजी करके आना है, अपने को अपन को चिपका के आना है कि हाँ मेरे को पता है कि बैंक नोट और करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है, ये मेरे को पता है, ठीक है, ऐसे करके बोल देना वहां पे। मेन डिफरेंस पे आते हैं। प्रॉमिसरी नोट में वादा होता है, हम तुमसे वादा कर रहे हैं कि हम तुमको पैसा देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, तुम मेरे को ऑर्डर कर रहा है कि भैया पैसा दीजिए। दोनों में अंतर है, एक में पैसा देने वाला वादा कर रहा है कि भाई हम तुमको पैसा दे देंगे, वादा करते हैं, और दूसरा में पैसा लेने वाला ऑर्डर कर रहा है कि अबे ओए पैसा दे। प्रॉमिसरी नोट में हम दो पार्टी होता है, मेकर पेई। हाँ, बिल में तीन पार्टी हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बिल में याद है हम लोग बी को दिए थे कि ओए बी एक्सेप्ट करके दे, तुम भी अपना साइन करके दे, सॉरी सी को दिए थे, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस का जरूरत होता है। लास्ट में प्रॉमिसरी नोट बियरर को नहीं दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में प्रॉमिसरी नोट है तो पैसा मिल जाएगा, जिसका नाम है उसको मिलेगा। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बियरर को भी दिया जा सकता है। हाँ, बियरर को डिमांड पे नहीं दिया जा सकता। याद है यहाँ पर ये वाला माथा दर्द पाल रहे थे अपन कि बियरर को डिमांड पे नहीं दिया जा सकता, डिमांड पे सिर्फ उसको देंगे जिसका नाम बिल पे है। दैट्स इट, हो गया। और भाई मेरा बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि एग्जाम में इसके ऊपर डिफरेंस आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अभी चेक क्या होता है? चेक तो सब अपना लाइफ में देखा होगा, ये देखो, नहीं देखा तो हम दिखा दे रहे, लो ये रहा चेक। यहाँ पे पे के बगल में तुम नाम लिख देता है किसको पे करना है, यहाँ पे डेट लिख देता है, कितना रुपया पे करना है वो वर्ड्स में लिख देता है कि 2000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देता है, हो गया चेक। अब तुमको जिसको चेक दिया है वो बंदा जाएगा बैंक में, चेक दिखाएगा, पैसा निकाल लेगा, तुम्हारा अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो बेसिकली चेक जो है वो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। चेक इज अ टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, चेक तो उसका एक हिस्सा है। चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अरे चेक किसी बैंक का होता है ना, SBI, HDFC, ICICI बैंकर का होता है ना, बैंक से पैसा लेते हैं ना, और चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है। क्या बोले? चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये किसी बैंक के ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन ऑन अ बैंक। बात नंबर 3, ये जो है पेएबल ऑन डिमांड हो सकता है, यही होता है चेक, ठीक है। ये तीन बात को तुम लोग मिला के लिख देगा, चेक हो गया। लेकिन चेक में एक बात बोला गया कि इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बाप रे बाप, ये क्या है? हाँ, ये इतना इलेक्ट्रॉनिक ट्रंकेटेड वगैरह क्या है? आओ इसको डिकोड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है, तुमको सब पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब क्या? कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। इसका जो साइन होता है ना वो एक सिक्योर सिस्टम में होता है। अरे बेसिकली चेक से लफड़ा हो सकता है ना, चेक छूटा अगर हम इशू करेंगे तो हम बैंक से अंधा पैसा निकाल सकते हैं ना, तो चेक को सिक्योर करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाला जाता है, उसको ऐसे कंप्यूटर में चिपकाया जाता है। अब ये डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा हो सकता है या फिर क्रिप्टो सिस्टम के द्वारा। देख, तुम लोग इंजीनियर है नहीं, ठीक है, इसका डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, ओके। तुमको बस इतना याद रखना है कि चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, बात नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कंप्यूटर, ठीक है। इमेजिन कर आंख बंद करके यार, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर। अच्छा, ये कंप्यूटर तो हमको समझ में आया, इस कंप्यूटर में कैसे होगा? दो तरीका से, या तो क्रिप्टो वाला तरीका से या फिर डिजिटल सिग्नेचर के तरीका से। फिर से आंख बंद किए तो क्या याद आया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे याद आया वर्ड कंप्यूटर रिसोर्सेस, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से क्या दो चीज याद आ रहा है हमको? एक तो डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा क्रिप्टो सिस्टम। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। इसका डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है। बेसिकली चेक का काम कंप्यूटर के द्वारा होता है, यहाँ पर ये बोल रहा है कंप्यूटर के द्वारा, ऐसा नहीं हवा हवा में बिना कोई सिक्योरिटी सिस्टम का। सिक्योर सिस्टम है, और एक नहीं दो दो, एक तो डिजिटल सिस्टम है सिक्योरिटी का, दूसरा क्रिप्टो सिस्टम है, ठीक है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो याद हो गया मेरे को। ये ट्रंकेटेड चेक क्या है? अभी ट्रंकेटेड चेक का मतलब है, ट्रंकेटेड वर्ड का मतलब समझ, ट्रंकेटेड वर्ड का मतलब होता है कट शॉर्ट, प्रोसेस को छोटा करना। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, अगर हम एक चेक दिए हैं, वो चेक जो है टीना में रखाएगा, वो टीना के फिर शाम होने के बाद गाड़ी में रखाएगा, वो गाड़ी में सिक्योरिटी रहेंगे, वो गाड़ी एक जगह से दूसरा जगह जाके वहां चेकिंग होगा, बहुत लंबा प्रोसेस।
आजकल ट्रंकेटेड चेक हो गया, मतलब शॉर्ट हो गया वो प्रोसेस, वो फिजिकल मूवमेंट एलिमिनेट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया है फिजिकल मूवमेंट। यहां से कंप्यूटर को दिखाते हैं, वहां पर दूसरा वाला ब्रांच में दिखता है, धड़ाक से पैसा आ गया। हम क्या किए हैं, हम ट्रंकेटेड कर दिए उस प्रोसेस को। ट्रंकेटेड मतलब फिजिकल मूवमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिए। किससे सब्स्टिट्यूट किए, किससे सब्स्टिट्यूट कर दिए, कौन आ गया उसके बदले में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया। यानी कि एक क्लियरिंग हाउस या एक बैंक है, मानो मेरे पास तुम आया एसबीआई का, भिलाई नाम का एक जगह है, वहां का चेक लेकर कि भैया यहाँ का पेमेंट करना है मेरे को। हम यहाँ से कंप्यूटर को दिखाएंगे, ये देख तो कंप्यूटर, ये भिलाई का इसका पैसा है क्या। वहां पे क्लियरिंग हाउस या फिर वो जो भी बैंक है, मतलब एसबीआई भिलाई, यही मेरा क्लियरिंग हाउस है ना, वहीं से पैसे निकलवाना है ना, उसको दिखाएं। वो बोला हाँ हाँ पैसा दे दें, हम पैसा दे देंगे। पहले क्या था, रात में शाम होगा, शाम होकर टीना में रखाएगा, वहां जाएगा ना, कोई लफड़ा नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत ट्रंकेटेड हो गया, कट शॉर्ट हो गया। बस अब ये लाइन वापस से रीड करेंगे तो समझ आएगा। चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर ऑन डिमांड, हमेशा ऑन डिमांड। इसमें क्या होता है, ट्रंकेटेड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हो गया, चेक का भी हम लोग का काम हो गया पूरा। ठीक है। इसमें कौन होता है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉवर कौन, डेटर, जिसको पैसा देना है वो ना चेक बनाएगा। आज तुम लोग से तुम लोग को हम पढ़ाएं, तुम लोग बोलेगा भैया आपको पैसा दे रहे, लीजिए चेक में साइन करके, तो तुम लोग पैसा देने वाला है डेटर। ठीक है। पेई, जिसका नाम रहेगा चेक में, अभी मेरा नाम होगा ना, हम पेई। हमेशा 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 चेक का केस में ड्रॉई बैंक होगा। ड्रॉई कौन, जो पैसा देगा। अभी हम लोग बैंक जाके पैसा निकालेंगे ना, पैसे निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे, तो ड्रॉई ही बैंकर होगा। अच्छा मानिए भैया हम आपको एसबीआई का चेक दिया, और आप बोल रहे कि मानो बाबू हम चेक लेने गए पैसा लेने के लिए और एसबीआई के पास पैसा नहीं है, तो वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट आया, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। यानी कि अगर एसबीआई के पास पैसा नहीं है तो आप एचडीएफसी के पास चल जाइएगा। ये ऑप्शन, ये एडिशन ऑफ ड्रॉई जो दिया जाता है, इसको बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। बस फालतू कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो चेक बनाता है वो ड्रॉवर, जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा मिलेगा वो पेई, और ड्रॉई हमेशा बैंक होगा जो पैसा मेरे को देगा। चेक में ये बात याद रखना कि भैया आप बोल रहे हैं चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दोनों में क्या अंतर है, क्या वो चीज है जो बिल्स को और चेक्स को अलग करता है। तो यहां पर सबसे बड़ा बात है कि चेक में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, हमेशा एक बैंकर होता है, और दूसरा चेक जो है वो हमेशा पेएबल ऑन डिमांड ही होगा, हमेशा। ठीक है। दैट्स इट। हम लोग का दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसे ही कंप्लीट हो गया। फटाफट इसको याद कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।